Hello dear friend, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about boiler problems. तो बॉयलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बॉयलर को समझते हैं और उसके फंक्शंस को समझते हैं, उसके बाद हम इसके जो प्रॉब्लम होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बॉयलर जो है एक क्लोज वेसल्स है ना, हम इसका कुछ इमेजेस भी दिखाएंगे और इसको फिर एक लाइन डायग्राम से भी समझाएंगे कि एक क्लोज वेसल्स है जिसमें हम वाटर को बॉईल करके स्टीम जनरेट करते हैं। और जब हम स्टीम को जनरेट करते हैं तो उस स्टीम का यूज हम डिफरेंट वे में इंडस्ट्रीज में करते हैं। वैसे देखा जाए तो वाटर के 2 टाइप्स के यूज होते हैं, या तो कूलिंग के लिए यूज किया जाता है या हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए एक्सेस हीट आ रही है और उसको यदि हमको टेम्परेचर को डाउन करना है तो हम उस हीट को वाटर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। सिमिलरली यदि हमको यहाँ पर कहीं हीटिंग करने का जरूरत हो तो उसके लिए स्टीम का जनरेशन बहुत जरूरी होता है। स्टीम के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि टरबाइन को मूव कराना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो उसके लिए हम टरबाइन को मूव कराते हैं। स्टीम टरबाइन जो होते हैं उस स्टीम के थ्रू हम टरबाइन को मूव करा सकते हैं। ब्लोअर लगाना है, पंप लगाना है, अगर पंप को भी आपको रन कराना है, ब्लोअर को रन कराना है, या डायरेक्ट कहीं पे भी अपने को ड्राइनेस के लिए लेकर आना है, या एयर कंडीशनर का यूज करना है, एयर कंडीशनिंग करना है किसी प्रोडक्ट का, या स्टेरिलाइजेशन करना है, तो हर जगह स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो हर एक जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है, डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें बॉयलर लगे हुए होते हैं। और बॉयलर का काम होता है कि जो भी पानी हमने उसके अंदर डाला है उसको बॉईल कराना, और बॉईल कराने का स्टीम जनरेट कराना, और स्टीम को कहीं भी सप्लाई करके हम डिफरेंट वे में यूज करते हैं। तो बॉयलर के अंदर जो हम पानी डाल रहे हैं उस वाटर के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, उसको जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होना चाहिए पानी के अंदर, तब जाकर के उनको हम बॉयलर के अंदर डालेंगे। तो देखिएगा उसमें सबसे पहले जो बॉयलर के अंदर हम जो वाटर डाल रहे हैं, बॉयलर फीड वाटर में सबसे पहले जो हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस शुड बी लेस देन (0.2 ppm, बिलो 0.2 ppm हार्डनेस होना चाहिए। सेकेंड, जो अल्कलिनिटी होती है, अल्कलिनिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम बोलते हैं कास्टिक एल्कलिनिटी। कास्टिक एल्कलिनिटी का जो रेंज होता है वो होता है 0.15 टू 0.45 ppm। इस रेंज का ही वाटर बॉयलर के अंदर डाला जाता है। और थर्ड जो है अल्कलिनिटी ड्यू टू सोडा। तो सोडा में जनरली हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो सोडा एल्कलिनिटी को कॉज करता है, उसकी जो रेंज है वो है 0.45 ppm टू 1 ppm, 0.45 ppm टू 1 ppm। ये कुछ इस तरीके के इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड रेंज हैं, इन्हीं स्टैंडर्ड का वाटर हम बॉयलर के अंदर डालते हैं, तभी बॉयलर की वर्किंग प्रॉपर होती है। बट यदि इतना हमने इस स्टैंडर्ड का वाटर अवेलेबल नहीं है और हमने उसको बॉयलर के अंदर डाल दिया है तो बॉयलर में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिनको कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लज एंड स्केल। जो हमने स्लज एंड स्केल के बारे में देखते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा हम बॉयलर का एक रफ डायग्राम, लाइन डायग्राम बना करके कुछ इमेजिनेशन अपन करते हैं कि बॉयलर होता कैसा होगा।
तो इस टाइप का एक क्लोज वेसल्स है, उस क्लोज वेसल्स में हीटिंग डिवाइस लगे हुए होते हैं और इस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट वाटर में ट्रांसफर हो सके और वाटर को ज्यादा से ज्यादा स्टीम में कन्वर्ट कर सके। तो कुछ एफिशिएंसी हम बढ़ाते हैं और फिर इस तरीके यहाँ पर जो आपका वाटर का मैक्सिमम पार्ट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले और स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर कॉइल लगी हुई है और यहाँ पर ये इनलेट लगा हुआ है जिसमें अपन वाटर को डालेंगे। तो बॉयलर के अंदर जो है वो हम वाटर को यहाँ पर पूरा फिल करने वाले हैं और यहाँ से जो कॉइल लगी हुई है ये कॉइल से हीटिंग होगा और इसके बाद फिर इसमें स्टीमिंग होगी और ये स्टीम जो है फिर यहाँ से जहाँ पर हमको सप्लाई करना है वहां पे हम सप्लाई करते हैं। तो अब ये नॉर्मल बॉयलर है। अब होता ये है कि जब यदि वाटर हमने इसमें डाला और उसमें कुछ हार्डनेस आ गई है, कुछ स्टैंडर्ड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर वाटर के जब धीरे धीरे बॉयल होता चला जाता है, इवोपरेशन होता चला जाता है और पानी कंटिन्यूअसली हार्ड आ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स की प्रेजेंस रहती है, डिसॉल्व सॉल्ट की प्रेजेंस होती है जो हार्डनेस कॉज करता है। वो धीरे धीरे बॉइलिंग के बाद प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाती है। हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग के थ्रू प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाती है और जब प्रेसिपिटेट आउट होती है तो धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारा ये प्रेसिपिटेट बनना शुरू होता है और प्रेसिपिटेट बनते बनते जब वो एक्सेस में होता जाता है तो यहाँ पर नीचे जो है बॉटम पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट जो है वो बॉटम पर यहाँ पर नीचे आता है और कुछ प्रेसिपिटेट बॉयलर की इनर वॉल पर, है ना, बॉयलर की इनर वॉल पर ये इस तरीके से फर्मली अटैच्ड हो जाता है, ये फर्मली अटैच्ड हो जाता है। तो ये दो प्रकार के प्रेसिपिटेट हमको यहाँ पर बॉयलर के अंदर मिलते हैं। उसमें कुछ जो होते हैं लूज प्रेसिपिटेट होते हैं जो कि बीच बीच में इस तरीके से पूरे में मूव करते रहते हैं और कुछ प्रेसिपिटेट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इनर वॉल पे फर्मली अटैच्ड होते हैं। तो दो प्रकार के प्रेसिपिटेट है, उनको ही नाम अलग अलग तरीके से दिया गया है। यदि हम बॉयलर का ट्रांसफर सेक्शन लें तो ट्रांसफर सेक्शन लेने पर यदि हम ट्रांसफर सेक्शन मींस इस तरीके से यहाँ से हमने कट कर दिया, तो यदि हम यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमको यहाँ पर जो दो प्रकार के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, एक तो यहाँ पर लूज प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्लज। हमेशा ध्यान रखिएगा जो स्लज जो होता है वो लूज होता है, स्लिमी होता है एंड हमेशा कोल्डर रीजन में मिलता है। ये कोई वर्ड्स है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी तरीके से हम तैयार करेंगे। स्लज जो होता है लूज स्लिमी प्रेसिपिटेट होता है और ये हमेशा कोल्डर पोर्शन में मिलता है। और इसके अपोजिट में यदि हम स्केल की बात करें तो स्केल जो होता है वो इसकी इनर वॉल पर फर्मली अटैच्ड हमको दिखाई देता है और फर्मली अटैच होता है उसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल हमेशा हार्ड होता है, इनर वॉल पे फर्मली अटैच्ड होता है, बॉयलर की इनर वॉल पे फर्मली अटैच्ड होता है और हमेशा हॉटर पोर्शन में मिलता है, हॉटर पोर्शन में मिलता है। यानी यहाँ पर जैसे कॉइल है तो कॉइल के पास वाला जो रीजन रहेगा, जो हॉटर रीजन रहेगा, यहाँ पे आपको स्केल मिलेगा, पर जो एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के जो कोल्डर रीजन होता है वहां पर हमको स्लज मिलता है। तो ये बिल्कुल एक छोटी छोटी सी कीवर्ड्स है, इनको आप अपने आंसर में जरूर लिखें, नोट्स में अपने जो है वो जरूर इन कीवर्ड्स को लिख लें ताकि आप इन्हीं को इलेबोरेट करके अपने आंसर को अच्छे तरीके से बना सकें। तो दोनों में ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। अब हम वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्लज को लेंगे, उसके बाद हम स्केल को लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लज। अब स्लज को हम मेन 3 साइड हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आप पॉइंट बना करके यदि आंसर को लिखते हैं तो मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ स्लज। तो स्लज के जो सोर्सेस है उनको आप याद रखिएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट
मैग्नीशियम क्लोराइड, तीन तो सॉल्ट ये मैग्नीशियम के होगा। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट्स हैं ये स्लज का फॉर्मेशन करते हैं। मींस जब ये प्रेसिपिटेट आउट होंगे तो हमेशा एक लूज प्रेसिपिटेट बनाएंगे जो कि पानी के अंदर बीच बीच में इस तरीके से सर्कुलेट होता है, रोटेट होता रहता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, दे कॉज स्लज, लूज प्रेसिपिटेट। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस स्लज के कारण होते हैं। तो सबसे पहला है कि जो स्लज जो होता है इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्लज इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर होने की वजह से जब स्लज का फॉर्मेशन होता है तो जो हीट सीधे सीधे पानी में ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं होने पाती है, और उसके कारण कहीं ना कहीं हमको इनपुट ज्यादा देना पड़ रहा है और बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट कर रही है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती है, ये इसका एक एडवांटेज है। सेकंड है डिस्टर्ब इन वर्किंग ऑफ बॉयलर, तो बॉयलर की जो वर्किंग है उसको डिस्टर्ब करता है। कैसे करेगा कि लूज प्रेसिपिटेट है और पानी में है और बार बार पूरे तरह सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स भी सॉफ्ट, जब हम उसको पानी, अगर हम मान लीजिए स्टीम जनरेट कर रहे हैं या स्टीम को ठंडा करके हम डिस्टिल्ड वाटर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर भी चले जाते हैं और प्रॉपर वाटर की जो क्वालिटी हमको मिलना चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो पूरा जो है वो वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, चारों तरफ से वो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरीके के डिसएडवांटेजेस है जो कि स्लज में होते हैं। अब इसके बाद थर्ड इसका जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो करना है रिमूवल। अब हमको रिमूवल हम कैसे करें और क्या जरूरी है हमको स्लज का रिमूवल करना। तो रिमूवल करने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हमको आ रहे हैं। तो सबसे पहला इसका जो रिमूवल का जो सबसे पहला रीजन है कि वी शुड यूज सॉफ्ट वाटर। सबसे अच्छा उसका ये है कि जो स्टैंडर्ड्स हमको बताए गए हैं बॉयलर फीड वाटर के, उसी स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हुए पानी को हम डालें तो हमको ये प्रॉब्लम ना होंगे। बट यदि मान लीजिए इनकेस हमने कुछ इस तरीके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाए और पानी को हमने हार्ड वाटर को डाल दिया है, तो हार्ड वाटर को जैसे ही डाला तो उसमें स्लज का फॉर्मेशन हुआ, उसमें लूज प्रेसिपिटेट बना और वो प्रेसिपिटेट नीचे जाकर के बॉटम पे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो जब बॉटम पे सेटल डाउन होता है तो उसको हम ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर धीरे धीरे टाइमली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ब्लो डाउन ऑपरेशन, ये जो ब्लो डाउन ऑपरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। जो हमने बॉयलर जब अभी इसके पहले जो हमने ड्रॉ किया था तो हमने उसमें देखा था कि इसके बॉटम पर यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जब यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर लगा हुआ होता है एक टैप लगा हुआ होता है या बॉल्ब जिसको अपन बोलते हैं। तो उस बॉल्ब को हम क्या करेंगे, धीरे से खोल देंगे। खोलेंगे तो क्या होगा कि ये जितना भी जो स्लज का फॉर्मेशन हुआ था, जितना भी यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बना था उसको सबको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो उतनी देर तक हमने टैप को खोल के रखा जितनी देर में वो पूरा स्लज जो है वो बाहर नहीं निकल जाता। जैसे ही उसमें फ्रेश वाटर आना शुरू किया टैप को हमने बंद कर दिया। अब जब हमने टैप को बंद कर दिया तो ये सारा का सारा स्लज हमने क्या किया, टाइमली रिमूव कर दिया। जब टाइमली रिमूव करते हैं तो फिर उससे होता ये है कि जो बॉयलर की वर्किंग जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी, प्रेसिपिटेट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको स्लज के बारे में इतना बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ स्लज, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज एंड हाउ टू रिमूव इट। इतना कंप्लीट अपना नोट जो है वो स्लज के ऊपर रेडी होता है। इसके बाद हम चलते हैं स्केल की तरफ। एंड नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट स्केल। स्केल के लिए भी हमने जैसे इसके पहले देखा था कि एक हार्ड प्रेसिपिटेट होता है, इनर वॉल पे फॉर्मली अटैच रहता है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो उसके क्या क्या सोर्सेस है वो हम देखते थे। सबसे फर्स्ट जो सोर्स है
वो है डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जैसा कि हमको पता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करता है, तो टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करता है, बट यदि वो पानी में प्रेजेंट है और जब हम उसको बॉईल करना स्टार्ट करते हैं, हीटिंग करना चालू करते हैं, तो होता यह है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, टूटता है, और टूटने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होता, इस वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट होता है, और प्रेसिपिटेट आउट होने के बाद ये स्केल का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट सोर्स है डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड सोर्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। सेकेंड सोर्स इज कैल्शियम सल्फेट का डिपोजिशन। अब कैल्शियम सल्फेट भी परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है, पानी के अंदर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा ऐसा अलग है कि यदि जनरली ये होता है कि पानी में यदि हम किसी भी चीज को घोलते हैं, यदि हम पानी को गर्म कर दें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट कैल्शियम सल्फेट के साथ बिल्कुल ये अपोजिट नेचर का होता है। मीन्स जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बिल्कुल अपोजिट और एक अलग, बिल्कुल इसका एक अलग नेचर है कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जब बॉइलिंग होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हो जाती है कम और वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ स्केल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो पानी के प्रेजेंस में मैग्नीशियम की जो भी सॉल्ट है वो पानी से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल होने के कारण से ये यहाँ पर स्केल का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट जो है आपका प्रेजेंस ऑफ सिलिका। तो सिलिका भी जो है, रेत जो होती है वो पानी में आती है, जब वो पानी में रहती है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक सीमेंट है। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है दिस इज सीमेंट। तो सीमेंट जैसा, जैसे सीमेंट का सेट होने का नेचर होता है, वैसा ही नेचर इनका रहता है, और ये भी इनर बॉन्ड में फर्मली अटैच्ड होकर के स्केल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ हमने सोर्सेज देखे हैं। इसके बाद हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल। एंड नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल में सबसे फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ फ्यूल। फ्यूल का वेस्टेज मीन्स क्या होता है कि जो स्केल जो होता है, जैसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जब वो वहां पर डिपॉजिट हो जाता है तो फ्यूल जो है वो हमारा जो भी एनर्जी है वो पानी में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है और वेस्टेज ऑफ फ्यूल होता है। तो उसका एक बहुत अच्छा डेटा है ये जरूर आप आंसर में मेंशन करिएगा कि कितने mm की थिकनेस वाली स्केल के डिपॉजिट होने से फ्यूल कितना % वेस्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है, इसको हम देखते हैं कि मान लीजिए यदि थिकनेस 3.25 है, 0.625 है, 0.325, 0.625, 1.25, 2.5 एंड 12 mm की थिकनेस वाली यदि स्केल डिपॉजिट हो गई है, तो जो वेस्टेज ऑफ फ्यूल है वो है 10%, 15%, 50%, 80% एंड 150%। ये जो है यहाँ पर ये इतने परसेंट जो है फ्यूल का यहाँ पर वेस्टेज होता है। तो आप mm में देखिए mm कितना कम होता है, पर उतने पतली mm का भी यदि मान लीजिए यहाँ पर स्केल का डिपोजिशन हो गया है तो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ फ्यूल जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पर होता है। तो ये जो चीज है ये अपने को यहाँ पे अपने आंसर में देना चाहिए। एंड नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ स्केल। तो सेकेंड डिसएडवांटेज इज
lowering of boiler safety, lowering of boiler safety। तो स्केल है वो इनर वॉल पे अटैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन करके बॉयलर को डैमेज करता है। तो धीरे 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 बॉयलर में जो है उसकी इनर वॉल खराब होती चली जाती है और बॉयलर हमारा डैमेज हो सकता है। तो बॉयलर में जो है धीरे धीरे उसका डिके होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्केल। थर्ड इज बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीज। जो बॉयलर की एफिशिएंसी जनरली होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट कम से कम लगे और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले तो हम ये बोलते हैं कि किसी भी चीज की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि बॉयलर में जहां पर जो हीटिंग डिवाइस लगे हुए हैं, कॉइल लगे हुए हैं, यदि उस पर स्केल का डिपोजिशन हो गया और यहाँ पर उसका जो फ्यूल है वो प्रॉपर तरीके से उसकी जो एनर्जी है वो वाटर में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एफिशिएंसी उसकी कम हो रही है। तो बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो भी कम होती है, किसके कारण, स्केल के कारण। और लास्ट है डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन के चांसेस भी जो है वो यहाँ पर रह सकते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि स्टीम जहां से मान लीजिए हम सप्लाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए उसका जो भी सप्लाई करने का पाइप है उसका डायामीटर मान लीजिए इतना है, हमने एक एप्रोप्रिएट डायामीटर का लगाया हुआ। अब स्केल का डिपोजिशन हुआ, तो यही जो है डिपोजिशन होने के कारण उसका जो डायामीटर है वो हो गया है कम। अब डायामीटर कम हो गया, कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीटली वो ब्लॉक हो जाता है स्केल के डिपोजिशन के कारण। तो एक्सप्लोजन के चांसेस भी होते हैं। बॉयलर जो है वो एक्सप्लोड हो करके कई प्रकार का बहुत बड़ा जो है वो डेंजर क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर ये डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉयलर है। इसके बाद हम चलते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मीन्स हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। एंड नाउ रिमूवल ऑफ स्केल। स्केल चूंकि हमको ये पता है कि वो फर्मली अटैच्ड है, बहुत एकदम तेजी से वो जुड़ी हुई रहती है, तो उसको रिमूवल कठिन होता है। तो उसके लिए हम कोई भी वुडन पीस, लकड़ी का टुकड़ा यूज कर सकते हैं, उससे हम उसको खरीद सकते हैं, या चिसेल हैमर का यूज कर सकते हैं, या वायर ब्रश का यूज करके उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा, थर्मल शॉक के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। थर्मल शॉक के लिए तो आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो आपकी जिस रॉड से हम पानी गर्म करते हैं, यदि उसको हम पानी में डिप ना करें और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए प्लग चालू कर दें ऐसे ड्राई कंडीशन में, तो आप देखोगे कि उसका जो ऊपर का जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो धीरे धीरे चटकने लगेगा और उसका रिमूवल हो जाता है। तो वो थर्मल शॉक दे करके भी हम स्केल का रिमूवल करा सकते हैं। और जब वो प्रेसिपिटेट ब्रिटल हो जाएगा तब उसको हम कैसे भी करके किसी भी तरीके से वायर ब्रश या वुडन पीस से ऐसा करके और फिर उसको ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड इज केमिकल ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। तो कुछ केमिकल्स है जिनका यूज हम स्केल के रिमूवल के लिए करते हैं, लाइक H2SO4 या EDTA वाला जो है, इसके पहले हमने लेक्चर में देखा था EDTA का कैसा ट्रीटमेंट होता है। तो EDTA क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तो वो यहाँ पर जो भी आपका हार्डनेस पॉजिटिव सॉल्ट है उसके साथ वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक पिंजर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके थ्रू जो है इसका रिमूवल हम कर सकते हैं। तो जब ये एकदम से ब्रिटल हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, उसको फिर हम फाइनली ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू जो है, यहाँ पर जैसे हमने स्केल का रिमूवल कराया, स्लज का रिमूवल कराया था, वैसे ही यहाँ पर हम ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू स्केल का भी रिमूवल करा सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो यदि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो आप प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो में कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।